हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज हम अपनी क्लास के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हेडिंग डालेंगे सर आज की क्लास की, चैप्टर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मेरा तरीका क्या होगा पढ़ाने का, भाई पहले मैं आपको नोटिंग करवा दूंगा, नोटिंग कराने के बाद फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हर बार की तरह एक है, पहले मैं नोटिंग करवा देता हूँ इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, तो मतलब एग्जांपल देके आपको चीजों को समझाऊंगा। पहले कुछ नोटिंग करेंगे, साथ के साथ चलेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे। हाथ चैप्टर हायर परचेज, और हमारे पेपर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर आज तक ऐसा बना ही नहीं कि हायर परचेज ना आया हो पेपर में। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम बड़ा मजेदार टॉपिक है सर। इसमें जनरल एंट्रीज भी है और इसमें अकाउंट्स बनाने के लिए भी है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये कहूंगा मैं, आसान चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है। बस इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आ जाता है, तो अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स से डरता है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आराम सिखाऊंगा, पूरी मैथ समझाते चलाऊंगा। मैथ ज्यादा नहीं, इंटरेस्ट निकालना है, बस इंटरेस्ट निकालने का मेन काम है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ नोटिंग कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि असली चीज क्या है इसके अंदर। आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, हैंड डालेंगे सर इंट्रोडक्शन। और सर ये नोटिंग में इसलिए कराता हूं क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, थ्योरीज भी पूछी जाती है, तो उस केस के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं इंट्रोडक्शन। मैं भी चाहता था कॉन्सेप्ट करा के डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूं, पर मैं हमेशा थ्योरी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता हूं जितनी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस की है। साथ साथ लिखते चलेंगे क्योंकि थ्योरी क्लास है आज की क्लास। तो भाई देखो, पहली क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए होती है, दूसरी क्लास में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए होती है, इसी क्लास से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। यही होता है अकाउंट साइंस में मेनली। लिखेंगे सर पहला थ्योरी, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, it is not always possible by a purchaser, it is not always possible by a purchaser to meet up the higher to meet up the higher demand of goods, higher demand for goods, higher demand for goods due to immediate due to due to immediate cash payment, due to immediate cash payment. To meet this demand, to meet this demand to meet this demand, the concept of higher purchase, the concept of higher purchase, देखो चीजें जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो बहुत आराम से सीखा जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जल्दीबाजी करता हूं और इसको हटा के हटा छोड़ो यार सीधा कॉन्सेप्ट बढ़ता हूं, तो आप कर सकते हो ऐसा, सब कुछ आपके हाथ में, वीडियो क्लासेस आपके हाथ में। पर देखो कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से जाता है, लिखिए पहले आराम से, फिर सीखिए, क्या जल्दीबाजी है। हायर परचेज इज वेरी पॉपुलर, इज वेरी पॉपुलर इन द मार्केट, इन द मार्केट। ये हुआ पहला पॉइंट मेरा खत्म, इन दी मार्केट। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बड़ा अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। आगे लिखना सेकंड पॉइंट, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम द परचेजर, द परचेजर, जिसको हम प्यार से हायरर भी कहते हैं, द परचेजर को हम प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों, हायरर, pays the entire amount by the way of monthly, quarterly or yearly,
basis with some interest, with some interest. फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट दोस्तों, थर्ड पॉइंट कहता है अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम द गुड्स आर सोल्ड, goods are sold, the goods are sold with the following condition, with the following condition, with the following condition, the goods are sold with the following condition. लो भाई, with the following condition, तो भैया कंडीशन क्या है, यहां मैंने लिखना चालू करा कंडीशंस। तो कंडीशन नंबर ए, पोजेशन ऑफ गुड्स, पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड, पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड टू अ हायरर, टू अ हायरर, बट द टाइटल, बट द टाइटल, टाइटल मीन्स ऑनरशिप। अगर आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है लॉ के अंदर, तो ये पोजीशन और टाइटल के बारे में आपको डिटेल में पता है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। आर ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द एग्रीड सम, व्हेन द एग्रीड सम, इसको हम प्यार से बोलते हैं हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, व्हेन एग्रीड सम, जिसको हम क्या बोलते हैं वो दोस्त, हायर परचेज प्राइस, इज पेड बाय द परचेजर, और परचेजर का इधर दूसरा नाम होता है हायरर। लो भाई लो, पहली कंडीशन तो ये रही, साथ साथ लिख रहे हो भाई, साथ साथ लिखते चले, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे दोस्तों। मेन अकाउंटिंग करने का मतलब यही होता है, प्रॉपर नोट्स, नोट्स के साथ मजा नहीं आता। सच हायरर हैज राइट, हैज अ राइट, such hirer has a right to terminate, terminate the agreement, terminate the agreement, terminate the agreement at any time before, at any time before the property so passed, before the property so pass. That mean, इसका मतलब है that mean, that mean he has option, he has option to return the goods, that mean he has option to return the goods, in which case, in which case he need not pay, not pay, not pay installment, installment, need not pay installment falling due thereafter, falling due thereafter, falling due thereafter. लो भाई लो, आगे तो भी है दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ। हाउएवर, मैं कह रहा हूं ना सर, थ्योरी में उतनी ही इंपॉर्टेंट तरीके से लेता हूं जितनी तरीके से क्वेश्चन लेता हूं। तो अगर आपको नहीं उतारनी, वीडियो क्लास आपके पास है, आगे बढ़ो और सीधा कॉन्सेप्ट देखो। पर जो स्टूडेंट वाकई में ढंग से पढ़ना चाहता है वो उतारेगा ठीक से,
ठीक है, चाहे वो कितनी बड़ी भी हो, कितना टाइम भी लग जाए उसको, क्योंकि तभी मजा आता है दोस्तों कौन समझने में। अकाउंट्स बाय कंसेप्ट होता है, अगर आपको अकाउंट में कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं ना तो आप आराम से कर जाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। हावेवर, और ये बात आपको पहले ही पता ही है दोस्तों, हावेवर द हायरर कैनॉट, द हायरर कैनॉट recover the sum, recover the sum already paid as such legally represent higher charges, represent higher charges of the goods। अच्छा, कंडीशन नंबर सी पे आ जाते हैं। द हायर परचेजर ड्यूरिंग दैट period of possession during that period of possession of goods cannot damage destroy, pledge or sell such goods। इसी में लिख लेते हैं, he is supposed to take care, he is supposed to take care all such care, take all such care of goods as a person does in his own goods। लो भाई, यहां पर कंडीशन तो खत्म होगी दोस्तों। आगे बढ़ाते हैं, कौन से पॉइंट पे था? तीसरे पे। चौथे पॉइंट पे आ जाओ, फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए दोस्त। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, चैप्टर का नाम क्या था? हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज एंड, अलग अलग नहीं है दोनों, सॉरी एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। हायर परचेज एक अलग टर्म है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम एक अलग टर्म है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी सीखेंगे। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इट इज not only the possession of goods, but also the ownership in goods. Ownership in goods is transferred to the buyer immediately at the time of agreement. फिफ्थ पॉइंट लिखना है, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम if the buyer stop the payment
of dues, then seller does not have any right of seizing, 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 seizing his goods. But seller can do only sue. But seller can only sue to buyer. लो भाई लो, थ्योरी खत्म होगी दोस्तों। ये 5 पॉइंट आपको लिखना है। अच्छा 5 तो नहीं है, कुछ ज्यादा ही है भाई। क्या करें, थ्योरी होती है, उसको करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपसे कोई हायर परचेज के बारे में कुछ पूछ ले तो ये 5 पॉइंट छाप कर आ जाना, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बारे में। और अगर सिर्फ हायर परचेज के बारे में पूछे तो यहाँ तक छाप के आ जाना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको 100%। आओ सर बात करते हैं एग्जाम्पल से, कॉन्सेप्ट को आगे सीखने की कोशिश करते हैं। देखो एक पर्सन है, ये पर्सन का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर एक पर्सन है, इसको बाइक खरीदनी थी दोस्तों, बाइक, इसको बाइक खरीदनी थी। वांट टू परचेज अ बाइक, वांट टू परचेज अ बाइक ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदनी है भाई को। अच्छा ये पहुंचा कहां पर, बाइक के शोरूम में पहुंचा। ये कहां पहुंचा दोस्तों, बाइक के शोरूम में पहुंचा। और बाइक के शोरूम में एजेंट से मिला, एजेंट। बाइक के शोरूम में कौन बैठा था, एजेंट। ये लो दोस्तों, एजेंट भी बना ही दिया मैंने, खुश हो गया बेचारा। ये कौन है दोस्त, एजेंट है। एजेंट कह रहा भैया एक तो आया, एक कस्टमर तो आया। और ये कौन है दोस्त, ये है कस्टमर। किसका, एजेंट का। मतलब इसको क्या बोल दूं मैं, परचेजर। क्या बोल दूं दोस्तों इसको मैं, परचेजर। ठीक है सर। तो भैया मिस्टर ए को बाइक खरीदनी थी 1 लाख रुपए की, और ये बाइक शोरूम में गए। और बाइक शोरूम में जाकर एजेंट से बोला, एजेंट भाई मुझे एक बाइक चाहिए 1 लाख तक की। एजेंट ने बाइक दिखाई, मिस्टर ए को पसंद भी आ गई बाइक। ये लो भाई, बाइक भी बना ही देते हैं दोस्तों, मतलब लगे हाथ बाइक भी बना ही देते हैं। ओ ये क्या बना दिया, लगे हाथ बाइक भी बना ही देते हैं। आग बना दी थी अभी। और यहां पर लो भाई, कुछ भी पता नहीं क्या बना दिया मैंने। अरे अरे अरे, ये क्या बना दिया, छोड़ो यार। ये लो भाई, बाइक, बाइक भी बनाई थी। अब इसको बाइक पसंद आ गई, एक होंडा की या कोई भी बाइक पसंद आ गई। अब भाई मिस्टर ए पहुंचे बाइक के शोरूम के पास और उससे बाइक बोला कि बाइक चाहिए। उसने 1 लाख की बाइक दिखाई, 1 लाख की बाइक को बाइक पसंद आ गई। अब एजेंट बोल रहे भाई चाहिए, उसने कहा हाँ भाई चाहिए तो सही। कह रहा बताओ लाओ 1 लाख रुपए कैसे पेमेंट करोगे, कह रहा वही नहीं है बस। मिस्टर एजेंट कहने लगे कि यार क्या मजाक कर रहे हो क्या भाई, 1 लाख रुपए पैसे दोगे तभी तो मैं आपको बाइक दूंगा। पेमेंट करो या तो कैश या तो बैंक से, कैसे करोगे पेमेंट। कह रहा सर बाइक चाहिए, पैसे नहीं है। पैसे मांगने मत आना, बाइक चाहिए मुझे पूरी। कह रहा बाइक चाहिए, ये पागल वागल हो गया क्या भाई, पिट कर जाएगा, ऐसे चले जा। कह रहा सर देखो मेरे पे पैसे नहीं है, पर मैं एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगा, अभी मेरे पे पैसे नहीं है। अब पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था दोस्तों, पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था पहले बताता हूं। पहले के टाइम पे ये होता था कि अब किसी को कोई सामान चाहिए और वो सामान बहुत महंगा है, और उसको वो सामान चाहिए, वो चाहता है ये सामान खरीदना, पर वो बहुत महंगा है, इमीडिएट पूरी कैश पेमेंट नहीं कर पाएगा। ही कैनॉट पे फुल कैश इमीडिएटली। और इसकी वजह से अगर ये कैश इमीडिएटली पे नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से ये बाइक नहीं ले पाएगा। इसलिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकाला गया हायर परचेज का,
और हायर परचेज का कॉन्सेप्ट कहता है अगर कोई पर्सन कुछ सामान लेना चाहता है, कुछ गुड्स लेना चाहता है और उसके पास एट द टाइम पैसे नहीं है, तो वो पैसे धीरे धीरे करके भी दे सकता है। अब मिस्टर एजेंट ने कहा कोई बात नहीं सर, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनेंस करा लो। आपने कभी वर्ड सुना होगा फाइनेंस, तो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज। अब ये पहुंचा, इसने कहा भाई कैसे करेंगे, क्या करना है, कह रहा कुछ नहीं होगा सर, आपको ना कुछ पैसे अभी देने होंगे और कुछ पैसे आप धीरे धीरे करके सालाना, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे भरते रहना। अच्छा सर, मिस्टर ए ने पूछा एजेंट से सर मुझे कितने पैसे अभी देने होंगे। तो सर देखा जाए तो 1 लाख की आप बाइक खरीदो तो एटलीस्ट आपको 20,000 इमीडिएटली कैश पे करना पड़ेगा। तो उसने कहा यार ये तो ठीक है, 20,000 तो पड़े ही है, 1 लाख नहीं थे पर 20 तो पड़े ही है। तो कह रहा सर 20,000 पे कैश पेड इमीडिएटली, कैश पेड इमीडिएटली कितना करना पड़ेगा। उसने कहा सर 20,000। अच्छा, और बाकी सर 80,000 कैसे पे करना पड़ेगा, वो सर आप बताएं, सर आप कैसे कैसे देना चाहते हो। अगर आप 20-20 हजार करके जल्दी पेमेंट करना चाहते हो, सालाना 20,000 की या मंथली बेसिस पर, तो उसके लिए क्या बने, वे बना दिया, ऑप्शंस बना दिए। और ऑप्शन बना दिया सर रिमेनिंग 80,000, रिमेनिंग 80,000 कैसे पे कर सकते हैं सर, रिमेनिंग 80,000 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। और वो इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है और वो इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली भी हो सकती है, हर 3 महीने में एक। वो इंस्टॉलमेंट आपकी ईयरली भी हो सकती है। आप जैसे चाहो आप वैसे इंस्टॉलमेंट रखवा सकते हो। जितना ज्यादा पेमेंट एक साथ करोगे उतना इंटरेस्ट कम लगेगा। आपको पता है दोस्तों, पता है क्या होता है, मेनली क्या होता है, देखो जो एजेंट होता है ना, एजेंट ही नहीं आता, मेनली यहां पर जो चीजें हो रही होती है वो ऐसे चलती है। अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई, यहां पर कैसे करना है, दैट्स कॉल्ड हायर परचेज सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, हायर परचेज सिस्टम कहेंगे। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कैश, कुछ कैश पेमेंट इमीडिएटली हो जाएगी और जो कैश पेमेंट इमीडिएटली होगी इसको हम कहेंगे डाउन पेमेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, डाउन पेमेंट। और ये किसी भी नाम से आ सकता है, मैं धीरे धीरे करके आगे नाम बताऊंगा, या कैश डाउन भी कहता है इसको। मेन जो फेमस नाम है उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। और बाकी क्या है, इंस्टॉलमेंट्स है। बाकी क्या है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट। अब जैसी इंस्टॉलमेंट उसने मंथली बेसिस पे कराई, उसने ईयरली या क्वार्टरली, तो मान लेते हैं इसने ईयरली कराई और 80,000 को 4 भागों में इसने बांट दिया, 4 दिन, तो ईयरली 4 ईयर में इसने पेमेंट करी 80,000 की, ओ सॉरी 20,000 ईच की 4 साल में पेमेंट कर दी और बाइक इसके घर पे आ गई। और बाइक इसके घर पे पहले तो पहले ही आ गई थी। देखो अब क्या होगा सर, इंस्टॉलमेंट सिस्टम बनाया। अब एजेंट ने क्या करा, एजेंट ने भाई इसको बाइक तो दे दी, ये बेटा भाई ए, ये बेटा भाई एजेंट, एजेंट ने इसको बाइक ट्रांसफर कर देगा, डाउन पेमेंट करेगा, एग्रीमेंट बनेगा और वो एग्रीमेंट जो इनके बीच में मिलेगा उसको बोलेंगे हायर परचेज एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे उसको, हायर परचेज एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे दोस्त, हायर परचेज एग्रीमेंट। अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसमें एजेंट बाइक तो दे देगा, बाइक दे देगा, बाइक दे देगा, पर बाइक की ऑनरशिप नहीं देगा। बाइक तो दे देगा, फिजिकली बाइक पकड़ा देगा, कहेगा ले भेजा भाई बाइक ले जा और घूम इसको घुमाकर, बाइक को ढंग से घुमा, जहां जाना चाहता है वहां जा, बाइक फिजिकली दे देगा। और जब हम बाइक फिजिकल देते थे इसको बोलते हैं पोजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोजेशन। तो जब हम कोई चीज फिजिकली गुड्स हम किसी को ट्रांसफर कर देते हैं दैट्स कॉल्ड पोजेशन ट्रांसफर करना, और उसका मालिक उसके नाम कर देना दैट्स कॉल्ड ओनरशिप। बाइक दे देगा, पोजेशन ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, बाइक उसके नाम नहीं होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और कब तक नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक जब तक, ऐसे तो लिखते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक जब तक, क्या बोला दोस्तों, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक जब तक, क्या कॉमा लगा देता हूं अब सही है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाएगी। और ऐसे सिस्टम को बोला जाता है हायर परचेज सिस्टम। ये क्लियर हो गया। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हुआ तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो आपको सिखाता हूं। देखो जैसे कि ये मान लेते हैं ये है, अच्छा इसको बोलेंगे हायरर। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, हायरर बोलेंगे। जो परचेज करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हायरर बोलते हैं। देखो अब जैसे कि मान लेते हैं ये पर्सन है ए, मिस्टर ए ने
एजेंट से बोला बाइक खरीदने की, यही वाली कहानी सुनाई मैंने आपको, मिस्टर एजेंट से ए ने। अब देखो जब ये एजेंट के पास जाएगा बाइक खरीदना, वांट टू परचेज अ बाइक, तो इस केस के अंदर बाइक मिल जाएगी पर इन हायर सिस्टम, हायर सिस्टम के बेसिस पर, हायर परचेज सिस्टम पे बाइक खरीदना चाहता है। मतलब कैसे कि कुछ डाउन पेमेंट अभी करेगा और बाकी कुछ मंथली, ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पर जो भी एग्रीमेंट होगा उस बेसिस पर करेगा। हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पर बाइक खरीदना चाहता है। तो मेनली पता क्या होता है, मेनली क्या होता है, ये ना कुछ डाउन पेमेंट कर देता है। मान लो 1 लाख की बाइक है तो 1 लाख में से 20,000 तो उसने कर दी डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कर दी। अब एजेंट तो बाइक कितने की दे रहा है, एजेंट बाइक देगा 1 लाख रुपए की, एजेंट इसको बाइक दे देगा और उसके बाद एजेंट के पास कितना है 20,000 रुपए। तो एजेंट ऐसे नहीं देता दोस्तों, ये क्या होता है, एजेंट बुलाता है बैंक वाले को। अगर आपने कभी बाइक खरीदी होगी तो आपको बैंक वाले बैठे होते हैं वहां पर बाइकर, एजेंट बैंक को बुलाता है। बैंक वाला कहता है कोई बात नहीं, एक तरीके से बैंक क्या कहता है, एजेंट बैंक वाले को बुलाता है, एजेंट बैंक वाला क्या करता है, इसको बाकी रिमेनिंग 80,000 पे कर देगा, पेड 80,000 बाय बैंक। बैंक ने 80,000 पे कर दिया। अब एजेंट के पास 20,000 यहां से आया, 80 बैंक ने दे दिया, एजेंट के पास तो पूरा 1 लाख रुपए आ गया, एजेंट तो भाई खुश है। अब 80,000 ने बैंक ने 80,000 पे करे, किसके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर। बैंक ने किसको पे करे, ए के बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर 80,000 रुपए पे कर दी किसको, मेनली एजेंट को। ये रहता है फाइनेंस में, क्या रहता है दोस्तों, फाइनेंस में एजेंट अपनी जेब से नहीं देता दोस्तों, एजेंट को पूरे पैसे मिल जाते हैं, बैंक बीच में मीडिएटर बनता है। बैंक कहता है कि कोई बात नहीं आप करवा लो, हमारा को भी कुछ फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। आपको फायदा ये होगा कि आपको 20,000 रुपए देकर आपको बाइक मिल जाएगी, और हमारा फायदा ये होगा हम आपके ब्याज पर 80 अभी पे कर देते हैं, पर आप हमें धीरे धीरे करके देना, विद इंटरेस्ट देना, हम आप पे इंटरेस्ट लगाएंगे, हम इंटरेस्ट की इनकम कमाएंगे। आपका फायदा क्या है, मिस्टर ए का फायदा होगा कि इसको 20,000 रुपए देकर एट द टाइम बाइक मिल गई, धीरे धीरे कर करेगा। एजेंट का फायदा क्या हुआ, एजेंट का तो फायदा है, एजेंट को तो 20,000 यहां से मिले, 80,000 बैंक ने दे दिया। और बैंक का फायदा क्या हुआ, बैंक के 80,000 तो एकदम तक चले गए, बैंक ने एक तरीके का दे दिया, एक तरीके 80,000 पे एक तरीके का दे दिया, लोन तरीके का दे दिया। पर लोन किसके रूप में दिया है, हायर परचेज के रूप में दिया है। ऐसे लोन नहीं दिया, ऐसे नहीं किया कि बैंक से पहले लोन लिया और फिर जाकर हमने बाइक कर दिया, ऐसे नहीं, हमने डायरेक्ट बाइक कर दी। एजेंट वाले ने बैंक वाले को बुलाया और बैंक वाले बीच में मीडिएटर बन गए। बैंक ने कहा कि कोई बात नहीं 80,000 रुपए हम एजेंट को देते, एजेंट को बच्चे पूरे पैसे मिल जाते हैं दोस्तों, एजेंट को पूरे पैसे मिल जाते हैं भाई और बहन, पूरे पैसे मिल जाते हैं। बीच में बैंक वाला जो रिमेनिंग अमाउंट होता है बैंक पे कर देता है, डाउन पेमेंट के बाद बैंक वाला पे करता है। अब बैंक वाले क्या करते हैं, एज पैसे किसको देगा, बैंक को देगा इंस्टॉलमेंट, और वो हर इंस्टॉलमेंट के अंदर, हर इंस्टॉलमेंट में बैंक वाला लगाएगा क्या, इंटरेस्ट लगाएगा। हर इंस्टॉलमेंट में बैंक वाला क्या लगाएगा दोस्त, इंटरेस्ट। तो ये पूरी प्रोसेसिंग रहती है, जो मेन जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना दोस्तों, वो इस तरीके से चल रहा है। दैट्स कॉल्ड हायर परचेज। तो हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि अगर हमें कुछ गुड्स खरीदने हैं और हमें उसमें इमीडिएट पेमेंट नहीं कर पाएंगे पूरी की पूरी, तो हम कुछ डाउन पेमेंट करके उस गुड्स को ले लेंगे और ऑनरशिप वही रहेगी, ऑनरशिप वही रहेगी, उस गुड्स को ले लेंगे और धीरे धीरे करके पैसा पे करेंगे। पर धीरे धीरे पैसा किसको पे करते हैं, हम एजेंट को पे नहीं करते, हम बैंक को पे करते हैं। बैंक हमारे ब्याज पर रिमेनिंग अमाउंट पे कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आज के जमाने में बहुत चल रहा है। अगर आपको कोई कार खरीदनी है तो कार खरीदने में मैं कह सकता हूं 90% लोग कार फाइनेंस कराते हैं। फाइनेंस मीन हायर परचेज सिस्टम में आते हैं, क्योंकि एकदम ही 5 लाख 10 लाख देना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। वो बहुत कम होता है कि इंडिया में 10% लोग ऐसे हैं जो इकट्ठा एकदम ही कार खरीद लेते हैं। ये मैं ऐसी नॉर्मल बता रहा हूं, मेनली मैक्सिमम एज कंपेयर टू इमीडिएट कैश पेमेंट, मैक्सिमम लोग फाइनेंस ही कराते हैं कार वगैरह को, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, महंगी चीजें होती है। ये तो चलो 1 लाख है, 1 लाख की तो कैश में बाइक खरीद भी लेते हैं, नॉर्मल है। पर जो 5 लाख 10 लाख ये बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो इस केस के अंदर फाइनेंस कराते हैं दोस्तों। यही होता है हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम के लिए बारे में जो मैंने आपको बताया वो इस तरीके से यहां पर बताया। आप अगर ध्यान से एक एक लाइन पढ़ते हैं मेरे साथ, देखना जरा। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्या, बाय अ परचेजर, जो परचेज करने वाला है, टू मीट अप द हायर डिमांड फॉर गुड्स ड्यू टू इमीडिएट कैश पेमेंट। अगर वो कुछ खरीदना चाहता है, वो बगाया, उसने कहा भैया मेरे को बाइक खरीदनी है तो कितने की होगी, भैया मुझे कार खरीदनी है तो कितने की मिलेगी, वो कह रहा 5 लाख, और कहा 5 लाख सर इतने तो पैसे है नहीं मेरे पास। तो हायर डिमांड जो गुड्स की हायर डिमांड ऑफ अमाउंट है, वो इमीडिएट पूरा पेमेंट नहीं कर पाता, तो इसलिए लाया गया, कहता है टू मीट दिस डिमांड, वो 1 लाख या वो 5 लाख को डिमांड को पूरा करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज इज वेरी पॉपुलर इन दी मार्केट। ये क्लियर हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हर कस्टमर इमीडिएट पेमेंट नहीं कर पाता गुड्स की, क्योंकि बहुत हाई लगता है प्राइस। तो उस केस के अंदर हायर परचेज का कॉन्सेप्ट लाया गया और उसमें ये बताया गया
कि आप कोई बात नहीं, आप जितना आपको बनता है डाउन पेमेंट उतनी कर दीजिए और बाकी रिमेनिंग बैंक वाले कर देंगे। आप धीरे धीरे हर महीने क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर बैंक को पैसा देते रहना। ठीक है सर। अंडर दिस सिस्टम हायर परचेज सिस्टम आगे इसलिए लाया गया, ये क्लियर हो गया कि हायर परचेज सिस्टम लाया क्यों गया, ये तो क्लियर हो गया कि इमीडिएट हम कैश, कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार इमीडिएट पेमेंट नहीं। अब आपको अगर कार खरीदनी है, मान लो आपको कोई बढ़िया सी कार खरीदनी है 7-8 लाख की, क्योंकि 5 लाख तो मिनिमम कार बैठ ही जाती है, 5 लाख की कार तो बनी जाती है। ठीक, सब कुछ मिलाकर 5 लाख की कार बन जाती है। तो 5 से अगर ज्यादा 7-8 लाख की कार खरीदनी तो 7 लाख रुपए इकट्ठा देना यार पॉसिबल नहीं हो पाता। और आप कार चलाना चाहते हो बढ़िया से घूमना चाहते हो इधर से उधर फैमिली के साथ, तो भाई कैसा करा जाए? तो इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया हायर परचेज के। और इसके अंदर क्या होता है बताओ? इसके अंदर कुछ पेमेंट तो डाउन पेमेंट इजिली हो जाती है, कुछ पे कर दो और बाकी रिमेनिंग आप ईयरली बेसिस पर बनाते हो, मंथली बेसिस पर करते रहो। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अंडर दिस सिस्टम द परचेजर को क्या बोलेंगे आज के बाद? हायरर। क्या बोलेंगे इसको? परचेजर को हायरर। पे, अच्छा सर इसको क्या बोलेंगे? जो एजेंट होगा इसको बोलेंगे वेंडर। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? वेंडर कहेंगे। एजेंट को क्या बोलेंगे? वेंडर। आ जाओ। पे द एंटायर अमाउंट बाय द वे ऑफ, सारा अमाउंट किस वे से कर सकता है? मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस विद सम इंटरेस्ट। क्यों आया इंटरेस्ट बताओ? क्योंकि बैंक एट द टाइम, जैसे हमने 20,000 रुपए दिए तो बैंक ने हमारे ब्याज पर 80 पे कर दिए, तो अब बैंक क्योंकि एट द टाइम 80 पे करा तो बैंक को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो बैंक इंटरेस्ट लगाता है फिर उसके अंदर। क्लियर है या नहीं है? ठीक। अंडर द सिस्टम द गुड्स आर सोल्ड विद द फ्लोइंग कंडीशन। जब भी इस सिस्टम में गुड्स बेचे जाएंगे तो नीचे दी कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या है जरा ध्यान देना। अब इस कंडीशन को यहीं पढ़ते हैं। पोजेशन ऑफ गुड्स मतलब बाइक फिजिकली डिलीवर्ड टू द हायरर, बट टाइटल मतलब ओनरशिप आर ट्रांसफर ओनली व्हेन द एग्रीड सम, जो भी एग्रीड सम था 1 लाख, हायर परचेज प्राइस बोलते हैं उसे, 1 लाख को क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। इज पेड बाय द परचेजर, जब तक वो सारा पैसा हायर परचेज प्राइस के साथ क्या होता है? इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट बोथ। तो अगर इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जोड़ दूं तो बन जाएगा हायर परचेज प्राइस। धीरे धीरे करके सीखेंगे, धीरे धीरे करके, अभी नहीं, अगली क्लास में धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। अभी क्या है सर? हायर परचेज प्राइस को क्या बोलते हैं? जब देखो 20,000 डाउन पेमेंट कर दी, 80,000 बचे, 80,000 मान लेते हैं कि 12% का इंटरेस्ट लगा, 80,000 का 12%, ये आ गया 9600। तो आपके पास 80,000 मान लेते 90 हो गया, 80 का 10,000 इंटरेस्ट लग गया 90। तो जब तक वो 80 प्लस वो 10 इंटरेस्ट पूरा पे नहीं कर देता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब वो पूरा का पूरा प्राइस मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पूरा पे कर दे, मतलब पूरे 80,000 प्लस इंस्टॉलमेंट 10,000 पूरे कर दे। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया नहीं आया? या ऐसा समझ में आ गया? तो पोजीशन तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट डिलीवर कर दी जाती है, गुड्स तो बाइक तो दे देंगे। देखा होगा आप कार लेके आते हो तो कार आपको मिल जाती है पर कार का ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं करा। देखो कार जब आप लेने जाओगे या बाइक लेने जाओगे ना तो वहां पर आपको मिलती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी बोलते हैं उसको। ठीक, उस आरसी जो होती है ना वो आरसी असली आरसी नहीं होती। देखो कार, मान लो मैं एजेंट हूं, आप में से बाइक खरीदने आए और बाइक खरीदने आने के बाद आपने बाइक खरीद ली पर फाइनेंस करा ली, मतलब हायर परचेज सिस्टम से आपने बाइक खरीदी। अब उस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों? अब मैं आपको आरसी दूंगा, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि आपने बाइक खरीद ली है, पर वो ओरिजिनल नहीं होती, उसमें लिखा होता है एचपी। एचपी मतलब हायर परचेज, आरसी क्या होती है? हायर परचेज, एचपी लिखा होता है उसमें। और वो आपको देख कोने पे लिखा होता है, जैसे आरसी ऐसे है ना, आपको भी देखना, और यहां लिखा होगा एचपी उस आरसी में। अब एचपी फिर क्या होगा? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो, पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो तो हायर परचेज सिस्टम खत्म हो जाता है। जब पूरी इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं तो फिर ये वापसी ये जाती है अथॉरिटी के पास, ये पूरी टूट फूट जाती है और नई आती है जिसमें विदाउट एचपी लिखा होता है। और जब विदाउट एचपी लिखा होगा वो है असली ओनरशिप। ठीक है, तो अभी डुप्लीकेट ओनरशिप दे देते हैं कि हाँ पुलिस वाले ना रोके और ये आपके पास एचपी है। और एचपी मींस हायर परचेज, अभी हायर परचेज अभी इंस्टॉलमेंट बाकी है और जैसे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट जाएगी तो एचपी हटा देंगे, वो उसको लेकर नया दे देंगे आर से। ठीक है, ऐसा रहता है। बट कुछ अधिकार क्या है? देखो देखो, सच हायरर, अच्छा सुनो ध्यान से। आप क्या हुआ, आप में से आए, मैं एक कार का एजेंट हूं, कार बेचने का एजेंट हूं। आप में से आए, मैंने कहा सर कार चाहिए। मैंने कहा कौन सी? आपने कहा सर बेलेनो चाहिए, बेलेनो 7 लाख रुपए। मैंने कहा 7 लाख रुपए की है, 8 लाख करीब की है बेलेनो। ठीक है, आपने कहा सर 8 लाख रुपए तो है नहीं, मैं आपको एट द टाइम 2-2.5 लाख रुपए दे सकता हूं और बाकी मैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम में दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आपने मुझे 2-2.5 लाख रुपए दिए, आपने मुझे 3 लाख दे दिया, अब बचे कितने? 5 लाख रुपए। और 5 लाख की मैंने कर दी इंस्टॉलमेंट, 5 लाख की मैंने क्या कर दी? इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा भाई 5 लाख डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइड बाई 3, तो मैंने कहा भाई 10-10 हजार की इंस्टॉलमेंट कर दो। भाई कितनी की इंस्टॉलमेंट कर दो? 5 लाख डिवाइड बाई 10-10,
तो 50 महीने की मैंने इंस्टॉलमेंट कर दी, 50 महीने की 10,000 की, ठीक है, 50 महीने की इंस्टॉलमेंट कर दी 10,000 की। आपने 10 महीने की इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, आपने कितने महीने की, आप ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। आपने वैसे कार खरीदी, कार का प्राइस था 8 लाख रुपए, ठीक है, आपने 2.5 लाख रुपए एट द टाइम पे, 3 लाख रुपए पे कर दिए थे और 10 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए 10,000 की, ठीक है। तो आपने 3 लाख वो पे कर दिए और 1 लाख की इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, आपने कर दिया 4 लाख रुपए पे कर। आपको लग रहा है कि यार ये कार मजा नहीं आ रहा चलाने पे, मेरे को नहीं चाहिए कार। मैं गया, आप मेरे पास आए, आपने कहा भाई ये कार बार ले जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए कार, खत्म करो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ये कार हमें दे दो और जो इंस्टॉलमेंट अभी बकाया वो मत देना। आपने कहा सर ऐसे कैसे, मतलब सर ये तो ठीक है चलो, और जो पे कर चूंगा वो, कह रहा वो तो नहीं मिलेगा भैया। मैंने कहा वो तो नहीं मिलेगा। तो हायर के पास अधिकार है कि वो एग्रीमेंट किसी भी टाइम टर्मिनेट कर सकता है। मतलब अगर आपने कार ली, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करी, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसके बाद अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हो, आपके पास नहीं है पैसे और आप टर्मिनेट करना चाहते हो, तो आप किसी भी टाइम टर्मिनेट कर सकते हो। एनी टाइम यू कैन टर्मिनेट दी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। बट एग्रीमेंट जब टर्मिनेट करेगा हायरर, तो जो फर्दर इंस्टॉलमेंट अभी बकाया है कितने की, 4 लाख की, वो पे नहीं करनी पड़ेगी और जो पे कर दी थी वो नहीं मिलेगी। ये भी है, जो पे कर देता और कोई नहीं करता ऐसा, तो ठीक है, मजबूरी वाली बात होती है जब ऐसा करते तो। ये अधिकार यहां पर दे दिए गए। अब जरा ध्यान देना, सच हायरर हैज राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पास्ड। जब से प्रॉपर्टी पास हुई उसके बाद किसी भी टाइम, सॉरी प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है। सेल ऑफ गुड्स में बताया होगा आपको ढंग से, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप होता है। ओनरशिप पास होने से पहले किसी भी टाइम आप 50 महीने बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी, क्योंकि 50 महीने की इंस्टॉलमेंट है 10,000 की। 50 महीने के बाद अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो 50 महीने से पहले पहले कभी भी टर्मिनेट कर दो। जो पैसा बच गया है देना वो मत देना, और जो दे देता वो भूल जाओ, ऐसे लिखा हुआ है। दैट मीन ही हैज ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स इन विच केस ही नीड नॉट टू पे इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू देयर आफ्टर। जो पे कर दी थी उसके बाद जो ड्यू है और पे करने बाकी, उसको पे करने की जरूरत नहीं है। However, the hirer cannot recover the sum already paid such legally represented as higher charges। अब जो हायर ने पे कर दिया था, अब वो लीगली क्या बन जाएगा, हायर चार्जेस लीगली बन जाएगा और वो बन जाएगा हायर चार्जेस। मतलब आपने जो 4 लाख मुझे पे कर दिया, 3 लाख तो डाउन पेमेंट, 1 लाख रुपए, हम मैं मान कर चलूंगा ये 4 लाख रुपए आपने गाड़ी को यूज करने के लिए पे करे हैं, ये मान लिया जाएगा। हायर चार्जेस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हायर। हायर मतलब क्या है, रेंट। रेंट पे लिया है आपने और उससे अपने 4 लाख पे करे, अब ये वापस नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर है नहीं है? तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अगर हायर चाहे तो ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले किसी भी टाइम टर्मिनेट कर सकता है, और अब जो बकाया ओनर इंस्टॉलमेंट रह गई है इंटरेस्ट के साथ, वो पे कर नहीं पाएगा, वो पे नहीं करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो टर्मिनेट हो रहा है। पर जो पे कर दिया था अब वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस अमाउंट को क्या मान लिया जाएगा, हायर चार्जेस। हम ये मानकर चलेंगे कि आपने कार यूज करी थी ना 1 साल, उसके लिए 4 लाख पे करे हैं। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। कहता है देखो, आप मेरे से बाइक खरीदने आए, आप मेरे से बाइक खरीदने आए, और आप जब मेरे से बाइक खरीदने आए ना दोस्तों, उस केस के अंदर आपने इंस्टॉलमेंट सिस्टम में बाइक खरीदी, हायर परचेज सिस्टम में बाइक खरीदी। अब हायर परचेज सिस्टम में अगर आपने बाइक खरीदी तो आपकी इंस्टॉलमेंट रह गई है विद इंटरेस्ट साथ, आपने 20,000 रुपए पे करे और बाकी 80,000 रुपए बैंक में पे करे, तो आपको धीरे धीरे कहकर बैंक का पैसे देने। तो अब क्या है, आपके पास एक ड्यूटी है। आप मेरे पे बाइक खरीदने आए, मैंने आपको क्या करा, मैंने ये क्या कहते हैं, आपकी बाइक आपको दे दी। अब आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस बाइक को डैमेज नहीं करोगे, आप इस बाइक को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, आप इस बाइक को गिरवी नहीं रखवाओगे, आप ये बाइक को किसी और को सेल नहीं करोगे। क्या बोला, डैमेज नहीं करोगे, डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, गिरवी नहीं रखवाओगे कहीं पर, और सेल नहीं करोगे गुड्स को। और ये गुड्स का केयर इस तरीके से करोगे, ये मानते हुए करना कि ये आपकी बाइक है और आपकी बाइक है, आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया सारी, अब ये आप ही चलाओगे जिंदगी भर, ये मानते हुए उसकी केयर करना। ये बोला गया हायर परचेज को, कि हायर परचेज के सिस्टम पे हायर परचेज ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स कैन नॉट डैमेज। जिस पीरियड पे, अब जब तक आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तब तक के पीरियड पे गुड्स ना तो डैमेज होनी चाहिए, ना डिस्ट्रॉय, ना प्लेज और ना सेल ऑफ सच गुड्स। ही इज supposed to take all such care of goods as a person does his own goods। जो पर्सन
जैसे अब नई नई जब गाड़ी आती है तो कितने अच्छे तरीके से रखते हैं, नई नई जब कोई चीज आती है, फोन आता है नई नई, कितने अच्छे से, तो उसी तरीके से केयर उसकी भी कर रहा है। ये मत समझना कि भाई इंस्टॉलमेंट में तो जब मर्जी जाऊं टर्मिनेट कर सकता हूं, कर ले, कर लो टर्मिनेट, टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद फिर चार्जेस भी तो ज्यादा लगेंगे, है ना। तो उस केस के अंदर उस तरीके से गुड्स को रखो, डैमेज मत करो, प्लेज मत करो, गिरवी मत रखो, सेल किसी और को मत बेचो अभी तक, तो उस तरीके से मत नहीं बेचना, ठीक है, क्लियर है नहीं है। अगर आप अभी OLX खोलोगे, OLX, तो ऐसी ऐसी गाड़ी भी बिक रही है जिसकी अभी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, और जबकि मना करा गया है कि आप किसी को सेल नहीं कर सकते, और फिर भी बेच रहे हैं लोग भरोसे के तौर पर। किसके तौर पर? भरोसे, मतलब मेरी गाड़ी है, मेरी इंस्टॉलमेंट अभी बकाया है, मेरी मान लो 30 महीने की इंस्टॉलमेंट बकाया, मुझे पे करनी है, मैंने कहा भाई इतने की खरीदना चाहता है, इसकी 3, मैंने कहा भाई देखो 5 लाख की देखती हूँ, 3 में बेच दूंगा, और 30 महीने की अभी इंस्टॉलमेंट हो रहा है, वो आप तुम्हें पे करनी पड़ेगी। ये सेल द गुड्स कर रहे हैं जबकि इंस्टॉलमेंट अभी बकाया है। OLX पे जाकर देखो आप, ठीक है। चलो, तो यह तो सिस्टम समझ में आ गया। अब इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है दोस्तों? देखो, सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं कराऊंगा, मैं बिल्कुल कराऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा। अभी मैं बस थ्योरी पे फोकस करना चाहता हूं, और थ्योरी अगर एक क्लास में मैंने ढंग से समझा दिया तो अगली क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से, मैं अगली क्लास में तो प्रैक्टिकल ही है दोस्तों, तो थ्योरी को ध्यान समझ लो इस क्लास में। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट डिफरेंस क्या है? हायर परचेज के अंदर क्या होता है दोस्तों? पोजेशन ट्रांसफर होता है पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर पोजेशन एज वेल एज ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो जाती है दोस्तों। हायर परचेज के अंदर पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं होती, मालिकाना हक नहीं देते, गुड्स दे देते हैं। पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर गुड्स भी दे देते हैं और मालिक भी बना देते हैं। डिफरेंस समझ में आया? ये क्लियर। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर बायर डिफॉल्ट कर दे, मान लो आप हायर परचेज सिस्टम में हो और आपने इंस्टॉलमेंट अभी डिफॉल्ट कर दी, तो बैंक वाले आपके घर आएंगे, गुड्स सीज कर लेंगे, गुड्स को जब्त कर लेंगे। पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में तो ऑनर भी आप बन गए और आप गुड्स भी आपके पास है, तो बैंक वाले अब आपसे गुड्स सीज नहीं कर सकते, वो आप पे सिर्फ और सिर्फ केस कर पाएंगे, गुड्स सीज नहीं कर सकते। डिफरेंस समझ में आया? अगर बायर ने इंस्टॉलमेंट पे करने पे डिफॉल्ट कर दिया, तो अब हायर परचेज सिस्टम में अगर डिफॉल्ट होता है तो जो बैंक है वो आपसे गुड्स सीज कर सकता है, आपसे कार और बाइक छीन सकता है, इसके बाद ही कार है। पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि गुड्स भी ट्रांसफर हो गए थे, पोजीशन भी, और ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए बैंक वाले अब आप पे सिर्फ केस कर सकते हैं, आपसे सीज नहीं कर सकते। तो यही लिखा है इस केस के अंदर, कहता है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम इट इज नॉट ओनली द पोजीशन ऑफ गुड्स बी बट आल्सो द ओनरशिप ऑन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। पोजीशन तो ट्रांसफर होता ही है, साथ में इस केस के अंदर ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी जाती है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। तो अगर आपसे कोई पूछता है, बहुत बार आया है कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस बताओ, तो आप क्या कहना? हायर परचेज के अंदर पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पोजीशन एज वेल एज ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो जाती है। अगर बायर डिफॉल्ट करते अंडर द इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इफ द बायर स्टॉप द पेमेंट इज ड्यू, जो पेमेंट ड्यू थी, बकाया थी, अगर वो पेमेंट स्टॉप कर दे देने से, देन सेलर डज नॉट हैव राइट टू सीज। अब जो सेलर है, मतलब सेलर तो नहीं जाता, मेनली बैंक जाता है, ठीक है, हिज गुड्स, बट द सेलर कैन ओनली बी शू टू दी बायर। मतलब सेलर इधर क्या माना जाएगा? बैंक मान लो, क्योंकि बैंक ने पे कर दी, तो बैंक इस केस के अंदर आपसे गुड्स को सीज नहीं कर सकता, पर एक अधिकार है बैंक के पास, वो आप पे केस कर सकता है और आपसे रिकवरी कर सकता है रिमेनिंग अमाउंट। क्लियर है नहीं है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हमें जो चैप्टर पढ़ना है हायर परचेज, दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेनली सेम ही रहते हैं, कुछ जगह है जो चेंज रहती है, वो आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए यहां पर कुछ डिफरेंस ही जानते हैं। देखो, लिखना हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो इसमें आप ये कर लो, एक नाइन्टी डिग्री नहीं आ रहा था, बताओ। ये हो गया बेसिस, ये हो गया आपके पास हायर परचेज।
खत्म है सर थ्योरी, इसके बाद कोई थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला अगली क्लास से मैं, सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। और अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास में क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या रहेगा, इंस्टेंट वगैरह रहेगा, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना यार। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बेस बनाएगा। क्या है ये? सबसे पहले पोजीशन एंड ओनरशिप। क्या लिखोगे यहां पर, लिख लेना, पोजीशन इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बट ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। पोजीशन क्या होता है दोस्तों, अगर सिंपल फॉर्म लगता है तो ट्रांसफर, ओनरशिप नॉट ट्रांसफर। बनाकर अपने आप में आना है आपको, ही अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इधर पोजीशन और ओनरशिप बोथ ट्रांसफर, पूरा लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। पोजीशन इज ट्रांसफर बट ओनरशिप नॉट ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, पूरा लिख लो ना लाइन से, बोथ ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, पूरा लिख लो सर। ये हो गया पहला आपके पास। अगर लिखेंगे डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट, डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट, अगर कोई पेमेंट मेक करने में डिफॉल्ट कर दे, मेकिंग पेमेंट, डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट, तो क्या करेंगे, सेलर हैज राइट टू सीज, है ना, सेलर है राइट टू सीज, सीज कर सकता है। सेलर हैज नॉट राइट टू सीज बट पूरा लिख लेना, बोल रहा हूं मैं, उस लिख लो, बट seller can sue to buyer to hirer, seller can sue to hire only, केस कर सकता है पर सीज नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है दोस्तों। क्या राइट टू सेल है, राइट टू सेल, क्या अधिकार है इसको बेचने का? इन दिस सिस्टम, इन दिस, in the hire purchase system the buyer not have right to sell, बेचने का अधिकार नहीं है बायर के पास। इधर है राइट टू सेल, इधर लिख लेना इन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम, मैं लिख बोल रहा हूं इन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम बायर हैज राइट टू सेल द, राइट टू सेल द गुड्स। और अदरवाइज लिख दूं, और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या है, इधर भी लिख दो, और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या है, प्लेज, जो मैंने ऊपर बताया था, प्लेज कर सकता है, गिरवी भी रख सकता है। अदरवाइज का मतलब क्या है, बेचने का गिरवी भी रख दे, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज। और है क्या, लॉसेस, इधर अगर लॉस हुआ, लॉसेस और डैमेजेस। अच्छा मुझे बताओ, अगर हायर परचेज सिस्टम है तो एक यहां पर हायर परचेज सिस्टम में डिसएडवांटेज यही है कि अगर सेलर को क्या बोला गया था, बायर, हायर परचेज सिस्टम में बायर को क्या बोला गया था, टेक केयर करे, क्या बोला गया था कि भाई संभाल के रखना। हायर परचेज सिस्टम में क्या बोला था बायर को, कि बायर की ड्यूटी है कि बस उसको संभाल के रखे, गिरवी रखे, गिरवी ना रखे, संभाल के रखे, डैमेजेस से बचाए वगैरह। तो इसके अंदर लॉस और डैमेजेस इज बोर्न बाय सेलर इटसेल्फ, सॉरी इटसेल्फ नहीं आएगा, बस यही इसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बाइक लेकर जाते हो, और आप बाइक लेकर जाते हो इंस्टॉलमेंट से, और बाइक आपने तोड़ दी और डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट पे, तो जो बाइक टूटी हुई मिलेगी वो टूटी ही मिलेगी। फिर मान लेते हैं केस होगा, वो अलग चीज है दोस्तों, केस तो होते ही है, देखो केसेस तो लगेंगे यहाँ पे, वो अलग चीज है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो हर कोई नहीं करने लग जाएगा कि भाई बाइक चलाई, इंस्टॉलमेंट जैसी आई, लो भाई बाइक को तोड़ दी, आके भाई ले जा बाइक अपनी। केस करेगा अगला बंदा, बाइक तो सीज करेगा ही, केस भी करेगा आपके, भाई बाइक तोड़ी, फिर रिकवरी भी करेगा, केस करेगा आपके, वो अलग चीज है दोस्तों। अगर केस नहीं होगा, सीव नहीं करा जाएगा, तो हर कोई यही नहीं करने लग जाएगा दोस्तों। इसलिए जो लॉस, जो बाइक उठाकर लाएगा, तो बाइक तो टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, बाइक टूट गई, और जो टूटी हुई बाइक है वो सेलर का नुकसान है उस केस के अंदर, ठीक है, सेलर। इधर लॉस और डैमेजेस बाय बायर, इधर बायर लिख देना, जो भी लॉस और डैमेज होगी बायर करेगा इसके अंदर। इधर लॉस और डैमेजेस कौन लेगा, इधर लॉस और डैमेज किसका रहेगा दोस्तों, बायर का रहेगा, क्योंकि बायर पे ओनरशिप और गुड्स दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं,
क्लियर है नहीं है। और दोस्तों ये यहाँ पर अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना है जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ उतनी लैंग्वेज में मैंने आपको हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम का डिफरेंस भी बता दिया है। और यहाँ पर आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी, हायर परचेज किसे कहते हैं, सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अलावा सारी थ्योरी बता दी जितनी भी थी। अब धीरे धीरे करके जो भी थ्योरी आई है वो उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी होती है। वो कॉन्सेप्ट सिखाया, कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले जो मतलब बताया वो चीज होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, नेक्स्ट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, और ये वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट थी, नेक्स्ट क्लास मतलब हायर परचेज की बेसिक क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।